स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अंकिता दीदी टीचिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नवबोध आदर्श उत्तर नवबोध संभावित प्रश्न पत्र सेट ए लेखा शास्त्र कक्षा 12वीं। ठीक है, तो जो हमारा अकाउंट है ना कक्षा 12वीं का, तो उसके अंतर्गत जो हमारा आदर्श उत्तर है नवबोध का, उसमें 4 सेट दिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकाउंट का। तो जितना भी हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिला है आदर्श उत्तर के द्वारा, उन सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चाहे वो थ्योरी क्वेश्चन हो चाहे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो। ठीक है, मैं दोनों क्वेश्चन को क्या करूंगी, समझाऊंगी। ठीक है आपको। तो आज के हमारा क्लास 5वां है। ठीक है, मैंने इससे पहले 4 क्लास और मतलब 4 वीडियो और बना चुका है आदर्श उत्तर के प्रश्न के बारे में। तो आप सभी ने उस वीडियो का अगर नहीं देखा होगा तो उन सभी वीडियो का लिंक मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और मैंने प्ले लिस्ट भी बना दिया है प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम करके 2024। तो आप उन सभी वीडियो को क्या कर सकते हो, इजिली देख सकते हो। ठीक है, और यदि आप पहली बार अगर मेरे चैनल में आए होगे तो आप चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूं उन सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक, अब देखो जो प्रश्न क्रमांक 12 है उसका अथवा क्वेश्चन ना, मतलब ये भी प्रश्न क्रमांक 12वां ही है, लेकिन ये क्या है, अथवा है। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है, आदित्य और अनुजा लाभ हानि का विभाजन 3:2 के अनुपात में करते हैं, जो 1 जनवरी 2017 से साझेदार है। इस तिथि को वे अंकिता को 1/10 लाभ के लिए गारंटी दी जाती है कि अंकिता प्रतिवर्ष कम से कम 3000 रुपये मिलेंगे। आदित्य और अनुजा का अनुपात पूर्वत रखा जाएगा। वर्ष में फर्म को 20,000 रुपये का लाभ हुआ। लाभ हानि खाता बनाकर लाभ का वितरण दर्शाइए बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो आराम से इस क्वेश्चन को समझते हैं। आदित्य और अनुजा लाभ हानि का विभाजन 3:2 के अनुपात में करते हैं। मतलब जो आदित्य और अनुजा दोनों साझेदार हैं, उनको जो भी फर्म से लाभ होता होगा, हानि होता होगा, उसको कौन से अनुपात में बांटते हैं, 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, अब जो 1 जनवरी 2017 से साझेदार है, जो आदित्य और अनुजा है वो कब से साझेदार हैं जी, 1 जनवरी 2017 से है। ठीक है, इस तिथि को वे अंकिता को 1/10 लाभ के लिए गारंटी दी जाती है कि अंकिता प्रतिवर्ष कम से कम 3000 रुपये मिलेंगे। मतलब जो 1 जनवरी 2017 को ही ना उन लोग अंकिता को भी अपना साझेदार बनाए, और उन्होंने क्या बोला कि आपको 1/10 लाभ के रूप में आपको कम से कम पूरे वर्ष भर में कितना लाभ मिलेगा, 3000 रुपये लाभ मिलेगा करके। ठीक है, मतलब ना हमको व्यापार से लाभ हो या हानि हो अनुजा और आदित्य को, ठीक है, उस अंकिता को कम से कम कितना 1000 रुपये मिलेगा, 3000 रुपये मिलेगा ही। ठीक है, लाभ के रूप में। अब आदित्य और अनुजा का अनुपात पूर्वत रखा जाएगा। मतलब जो आदित्य और अनुजा है दोनों को जो लाभ हानि मिलता था ना 3 और 2 के अनुपात में, ये वाले अनुपात में, उसी अनुपात में आगे भी क्या होगा, मिलता ही रहेगा ना उन लोग को लाभ। अब वर्ष में फर्म को 20,000 रुपये का लाभ हुआ। मतलब पूरे साल भर में फर्म को कितना लाभ हुआ है जी, 20,000 रुपये लाभ हुआ है। ठीक है, तो लाभ हानि खाता बनाकर हमको कौन सा खाता बनाना है, लाभ हानि खाता बनाना है, तथा लाभ का वितरण दर्शाइए बोल रहे, मतलब लाभ को कैसे बांटे हैं उसको भी दर्शाना है। ठीक है, अब देखो हल है ना इसका, तो लाभ हानि खाता बनाइए बोला, तो लाभ हानि खाता लिखे। अब ये कब कहाँ से चालू होता है, ये कौन से डेट से, 1 जनवरी 2017 से स्टार्ट होता है ना, ये भी वैसा है। तो उसका समाप्ति वाला दिन कब होगा, 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, है ना। अब लाभ हानि खाता बनाना है, तो लाभ हानि खाता का प्रारूप क्या होता है, विवरण राशि। एक साइड जो हमारा बायां हाथ होता है उस साइड कौन सा विकलन पक्ष आता है। ठीक है, जो हमारा बायां पक्ष है वो कौन सा पक्ष होता है, विकलन, और जो हमारा दायां हाथ होता है उस साइड कौन सा पक्ष होता है, समाकलन पक्ष, है ना। तो विवरण राशि विकलन के लिए भी बनाना है और विवरण राशि समाकलन के लिए भी बनाना है। ठीक है, अब देखो ये लाभ हानि खाता है, तो सबसे पहले पूरे वर्ष भर का लाभ लिख लेते हैं। तो ये दिया है ना, वर्ष में फर्म को
20,000 रुपये का लाभ हुआ। मतलब टोटल कितना लाभ हुआ है जी फर्म को? 20,000 रुपये का। तो जो लाभ होता है वो लाभ हानि खाता के जो समाकलन पक्ष होता है वहाँ लिखाता है। ठीक है, तो देखो अब लाभ हानि खाता है तो लाभ करके तो लिख नहीं सकते, उसका नाम तो लिख नहीं सकते, तो उसके जगह में क्या लिखना पड़ेगा हमको? लाभ हानि खाता की जगह में शेष लाया गया 20,000 लिखेंगे। ठीक है, तो ये 20,000 हो गया। अब देखो जो 20,000 लाभ हुआ है उसमें से क्या होगा? जो राशि है वो तीनों साझेदार को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो ये 20,000 रुपये है ना उसका विभाजन का वर्किंग नोट देखते हैं। ठीक है, इसको बांटना कैसे है? 20,000 रुपये का लाभ है उसको, है ना। तो देखो हमारा कुल लाभ कितना दिया प्रश्न में? 20,000 रुपये दिया। ठीक है, तो 20,000 आ गया। अब हमको प्रश्न में बोला गया था कि जो अंकिता है उसको जितना भी लाभ होगा उसका 1/10 भाग मिलेगा ही, है ना। तो 1/10 भाग का मतलब हमको बता दिया है कि मतलब प्रति वर्ष जो अंकिता है उसको कम से कम कितना लाभ दिया जाएगा? व्यवसाय से 3,000 रुपये लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो कुल लाभ में अंकिता का हिस्सा कितना हो गया? 3,000 रुपये हो गया, है ना। मतलब हमारे व्यापार को लाभ हो या हानि हो, कुछ भी हो, है ना, जो आदित्य और अनुजा है उसके व्यापार में लाभ हो या हानि जो भी हो, लेकिन अंकिता को कितना हजार मिलेगा? 3,000 रुपये मिलेगा ही। ठीक है, तो हमारा कुल लाभ कितना था? 20,000 था। अब 3,000 किसको दे देंगे? अंकिता को दे देंगे। तो 20,000 में से कितना बच गया जी? 17,000 बच गया। ठीक है, अब 17,000 में अब जो 17,000 बचा है वो उसमें किसका हिस्सा होगा? आदित्य और अनुजा का हिस्सा होगा। ठीक है, तो आदित्य और अनुजा को जो 17,000 है उसको कौन से अनुपात में बांटेंगे? तो हमको प्रश्न में बोला गया है कि जो आदित्य और अनुजा है ना, ये आदित्य और अनुजा का अनुपात पूर्ववत ही रखा जाएगा। मतलब जो लाभ हानि बांटने का अनुपात है वो आदित्य और अनुजा का जो शुरू में था, प्रारंभ में था 3:2, है ना, वही हमें आगे भी रहेगा, है ना। पूर्ववत रहेगा मतलब आगे भी रहेगा। ठीक है, तो उसी अनुपात में जो 17,000 बचा हुआ है ना उसी अनुपात में बांट देते हैं। तो आदित्य का हिस्सा कितना हो जाएगा 17,000। तो टोटल लाभ की राशि 17,000 हो गया। आदित्य का हिस्सा दिया गया 3 अनुपात, और 3 और 2 कितना हो गया? 5, तो बटा 5 आ गया। ठीक है, अब देखो इसको हल करके 5 एकम 5 हो जाएगा, ये 5 एकम 5, और ये क्या हो जाएगा? 5 तिया 15 हो जाएगा, 2 इसमें आ जाएगा, तो 5 चौक 20, और फिर 2 जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पास कितना आएगा? 3400 आएगा। ठीक है, अब 3400 का गुणा आप 3 से करोगे तो कितना आएगा पता है आपको? 10,200 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जो अनुजा है उसको कितना मिलता है ना। तो कुल लाभ मतलब बचा हुआ लाभ कितना था हमारा? 17,000, तो 17,000 आ गया। और अनुजा का अनुपात कितना था? 2 था, तो 2 आ गया, है ना। और 3 और 2 करके कितना हो गया? 5, तो 5 आ गया। तो इसको काटते हैं, देखो 5 एक कम 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 एक कम 5, 5 दिया कितना हो जाएगा? 15। अब 2 इसमें गया जीरो में, तो कितना बन गया? 20 बन गया। ठीक है, तो 5 चौक कितना हो जाएगा? 20, 5 शून्य 0, 5 शून्य 0। अब इस दोनों का नाम आप गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 6,800 रुपये आ जाएगा। मतलब जो भी आपका 17,000 रुपये लाभ है उसमें 6,800 रुपया किसका हिस्सा है? अनुजा का, और 10,200 रुपये किसका होगा? जो आदित्य है उसका होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको खाते में कैसे लिखेंगे, है ना। तो इन सभी राशि को हम लोग लाभ हानि खाता के कौन से पक्ष में लिखेंगे? विकलन पक्ष में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये जो पाने आदित्य और अनुजा और अंकिता क्या है? एक व्यक्तिगत खाता है। ठीक है, और जब व्यक्ति को जब भी रोकड़ या कुछ भी चीज प्राप्त होता है तो क्या होता है? विकलन होता है ना। तो ये सभी कौन से पक्ष में लिखाएंगे? विकलन पक्ष में। आदित्य के आ गया 10,200 रुपये, अनुजा का आ गया 6,800 रुपये, और अंकिता का आ गया 3,000 रुपये। ठीक है, तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 20,000 रुपये। तो आ गया हमारे विकलन पक्ष में भी 20,000, और हमारे समकलन पक्ष में भी क्या आ जाएगा? 20,000 रुपये आ गया। ठीक है, तो हमारा लाभ हानि खाता भी बन गया, और जो हमको पूरा लाभ हुआ था उसका भी क्या कर दिया हम लोग? वितरण कर दिए। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 13 क्या बोल रहा है? शर्मा एंड कंपनी ने प्रति 2 रुपये वाले 10,000 अंश निर्गमित किए। सभी अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हो गए। इन पर राशियां इस प्रकार देय थी: 5 रुपये आवेदन पर, 10 रुपये आवंटन पर, 5 रुपये याचना पर। अंशों का आवंटन कर दिया गया। सभी राशियां प्राप्त हो गई। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां
बनाइए। ठीक है, अब देखो प्रश्न को हम विस्तृत रूप में समझते हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, शर्मा एंड कंपनी ने प्रति 20 रुपये वाले 10,000 अंश निर्गमित किए, है ना। मतलब जो शर्मा एंड कंपनी है उन्होंने कितना हजार अंश दिया है बेचने के लिए, 10,000 अंश दिया है, और हर एक एक अंश का मूल्य कितना है जी आपका 20 रुपये है। ठीक है, सभी अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हो गए, मतलब जितना 10,000 अंश हम लोग निर्गमित किए थे वो सभी के लिए हमको क्या हो गया है, आवेदन प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब देखो इन पर राशि इस प्रकार दे थी, मतलब ये जो 10,000 हमारा अंश था उनके लिए हमको कैसे राशि प्राप्त होने वाली थी, 5 रुपये आवेदन पर प्राप्त होने वाला था, 10 रुपये किस पे, 10 रुपये आवंटन में प्राप्त होने वाला था, और 5 रुपये किस में प्राप्त होने वाला था जी, याचना पर प्राप्त होने वाला है। ठीक है, अंशों का आवंटन कर दिया गया, मतलब बांट दिया गया। ऐसे है ना, 5 आवेदन पे 5, आवंटन पर 10 और याचना पर 5 रुपये करके क्या कर दिया गया, जो हमारा 20 रुपये था उसको बांट दिया गया। ठीक है, सभी राशि प्राप्त हो गई, मतलब हमारे आवेदन, आवंटन, याचना जितना भी था ना, सभी की राशि हमको क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, आवश्यक जनरल प्रविष्टियां बनाइए। ठीक है, देखो अब हमको जो जनरल प्रविष्टि करना है। ठीक है, तो जो अंशों को निर्गमित करने और उनके जो राशियाँ प्राप्त होती हैं उनसे संबंधित क्या जानना होगा, पहले नियम जानना होगा। ठीक है, कि हमको जब किस आवेदन की राशि प्राप्त होती है तो कौन सा जनरल प्रविष्टि करना पड़ता है, आवंटन का प्राप्त होता है तब कैसे जनरल प्रविष्टि होता है, और याचना की राशि प्राप्त होती है तब कैसे जनरल प्रविष्टि करना है। इसका नियम हमको क्या होना चाहिए, पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो अंशों की राशि किस्तों में प्राप्त करना, तो उससे संबंधित नियम क्या है, सबसे पहले क्या है, अंशों के लिए आवेदन की राशि प्राप्त होने पर, यदि हम अंश को निर्गमित किए हैं आवेदन पर, निर्गमित किए हैं और हमको आवेदन की राशि प्राप्त होती है, तो सबसे पहला जनरल प्रविष्टि क्या होता है, बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाता से, और इसका नरेशन क्या होता है, प्रति अंश आवेदन की राशि प्राप्त हुई। जब हमको आवेदन की राशि प्राप्त होती है तो हमको कौन सा जनरल प्रविष्टि करना पड़ता है, बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाता से। फिर दूसरा क्या करना पड़ता है, अंश आवेदन की राशि पूंजी खाते में आंतरित करने पर, जो हमारी अंश आवेदन की राशि, हमको आवेदन की जो राशि प्राप्त होती है उसको हमको कौन से खाते में आंतरित करना पड़ता है, पूंजी खाते में आंतरित करना पड़ता है। ठीक है, तो जब आवेदन की राशि को पूंजी खाते में आंतरित करेंगे तो उसके लिए कौन सा जनरल प्रविष्टि होता है जी, अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाता से, और इसकी नरेशन क्या हो जाएगा, अंश आवेदन की राशि को पूंजी खाता में आंतरित करने पर। ठीक है, अब दूसरा क्या है, आवंटन, तो आवंटन तिथि पर अंश आवंटन की राशि प्राप्य होने पर, मतलब आवंटन की तिथि आ गई है तो आपको अभी आवंटन की राशि प्राप्त नहीं हुई बल्कि प्राप्त होने वाली। ठीक है, प्राप्य मतलब अभी प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त होने वाला है। तो जो प्राप्त होने वाला होता है तो हमारा जनरल प्रविष्टि क्या होता है जी, अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाता से, अंश आवंटन की राशि प्राप्य होने पर। ठीक है, यहाँ पर हमको आवंटन की राशि प्राप्त नहीं हुआ है, होने वाला है। ठीक है, फिर सेकंड में जब हो जाता है हमको आवंटन की राशि प्राप्त, तो आवंटन की राशि प्राप्त होने पर कौन सा जनरल प्रविष्टि होता है, बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाता से, प्रति अंश आवंटन की राशि प्राप्त हुई। ठीक है, अब तीसरा क्या है, प्रथम याचना या मांग की राशि प्राप्य होने पर। याचना क्या होती है, जब हमको आवंटन की राशि प्राप्त नहीं होती तो हम क्या करते हैं, मांग करते हैं कि आप इस वाले किस्त का भुगतान नहीं हुआ है तो आप इसका भुगतान कीजिए। तो जब सबसे पहले हम मांग करते हैं, जो राशि हमको प्राप्त नहीं हुआ रहता है तो क्या कहलाता है, प्रथम याचना। ठीक है, याचना को ही क्या बोलते हैं, मांग बोलते हैं। ठीक है, तो याचना से संबंधित एंट्री क्या होगा, अंश प्रथम याचना खाता विकलन। अब इसमें भी देखो प्राप्त होने पर, मतलब याचना की राशि आपको प्राप्त नहीं हुई, प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो सिर्फ क्या बोलते हैं, प्राप्य। तो जब अंश याचना की राशि प्राप्य होने पर कौन सा जनरल प्रविष्टि होगा जी, अंश प्रथम याचना खाता विकलन होगा अंश पूंजी खाता से, प्रथम याचना की राशि प्राप्य होने पर ये क्या हो जाएगा, आपका जनरल प्रविष्टि हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा, जब याचना की राशि सच में आपको प्राप्त हो गया तो प्रथम याचना या मांग की राशि प्राप्त होने पर कौन सा जनरल प्रविष्टि होता है जी, बैंक खाता विकलन अंश प्रथम याचना खाता से, प्रथम याचना की राशि प्राप्त हुई, ये उसका क्या हो जाएगा, नरेशन। ठीक है, अब
आगे देखो, सी क्या बोल रहे हैं, द्वितीय याचना मांग की राशि प्राप्त होने पर। जैसे कि हम प्रथम याचना किए हैं, प्रथम याचना में हमको राशि प्राप्त नहीं होता तो हम क्या करते हैं, फिर से याचना करते हैं सेकेंड टाइम। तो जब सेकेंड टाइम ये याचना करते हैं उसको क्या बोलते हैं, द्वितीय याचना या मांग की द्वितीय याचना बोलते हैं। ठीक है, तो उसी को बोल रहे हैं द्वितीय याचना या मांग की राशि प्राप्त होने पर, मतलब आपको द्वितीय याचना की राशि अभी प्राप्त नहीं हुई है, प्राप्त होने वाला है। ठीक है, प्राप्त का मतलब, तो जब प्राप्त होने वाला रहता है तो कौन सा एंट्री होगा, अंश द्वितीय याचना खाता विकलन, या फिर इसी को ही अंतिम याचना भी बोल देते हैं। ठीक है, जो द्वितीय होता है उसी को क्या बोला जाता है, अंतिम याचना भी बोल देता है। तो चाहे द्वितीय बोले अंतिम बोले, आपका जनरल प्रविष्टि क्या होगा, द्वितीय याचना या अंतिम याचना खाता विकलन होगा अंश पूंजी खाता से द्वितीय याचना की राशि प्राप्य होने पर। ठीक है, अब देखो आगे, द्वितीय याचना की राशि द्वितीय याचना या मांग की राशि प्राप्त होने पर। अब आपने सेकेंड टाइम मांग किया, आपको सच में पैसा प्राप्त हो गया, तो उसका एंट्री क्या होगा, बैंक खाता विकलन अंश द्वितीय याचना खाता से क्या हो जाएगा, समाकलन। आपका नरेशन क्या हो जाएगा, द्वितीय याचना की राशि प्राप्त होने पर। देखो मैं इतना सारा नियम क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यदि कोई बच्चा को पहले से पता नहीं होगा इसके नियम के बारे में, तो वो पहले क्या करेगा, नियम सीख लेगा, उसके बाद क्या कर लेगा, जनरल प्रविष्टि आराम से कर लेगा। इसलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले जनरल प्रविष्टि के नियम बताया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। तो शर्मा एंड कंपनी ने प्रति 20 रुपये वाले 10,000 अंश निर्गमित किए, सभी अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हो गए। इन पर राशियां इस प्रकार दे थी, 5 रुपये आवेदन पर। तो सबसे पहले आवेदन की राशि प्राप्त हुआ है ना, तो आवेदन का एंट्री करेंगे। ठीक है, तो आवेदन की जब राशि हमको प्राप्त हो जाती है तो उसका एंट्री क्या होता है जी, बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाता से। अब जनरल प्रविष्टि बोला है ना, तो जनरल प्रविष्टि का प्रारूप तो आपको पता ही है। सबसे पहले क्या आता है, दिनांक, दूसरा क्या आता है, विवरण, और तीसरा आता है खाता पृष्ठ, फिर आता है विकलन राशि, फिर क्या आता है आपका समाकलन राशि। ठीक है, तो आवेदन की राशि प्राप्त हुई तो उसका क्या हो जाएगा, एंट्री बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाता से प्रति अंश आवेदन की राशि प्राप्त हुई। ठीक है, अब जो हमारा जो आवेदन की राशि होता है उसको कौन से खाता में आंतरित करना पड़ता है जी, पूंजी खाता में आंतरित करना पड़ता है ना। तो इसका सेकेंड एंट्री क्या होता है, अंश पूंजी खाता विकलन अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाता से। ठीक है, अंश आवेदन की राशि को पूंजी खाता में आंतरित करने पर। अब देखो हमारा जो आवेदन का मूल्य था वो कितना था, 5 रुपये था। कितना था जी, 5 रुपये था। ठीक है, और 5 रुपये आवेदन पर, और हमारा टोटल अंश कितना था, 10,000 रुपये था। ठीक है, कितना था जी, 10,000 रुपये। तो 5 का गुणा 10 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 50,000 रुपये आ जाएगा, है ना। तो 50,000 विकलन हो गया और 50,000 क्या हो गया, समाकलन। मतलब आवेदन की राशि कितनी हुई, 50,000। तो इस दोनों में क्या लिख दिया हम, 50,000 लिख दिए। ठीक है, अब जो आवेदन की राशि था उसी को तो पूंजी खाता में लिखोगे, तो पूंजी खाता में भी क्या आ जाएगा, अंश आवेदन खाता के अंतर्गत भी 50,000 आएगा, और जो अंश पूंजी खाता है उसके अंतर भी क्या आ जाएगा, आपका 50,000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आवंटन का ना, तो सेकंड क्या था, आवंटन, और तो आवंटन का पहले कौन सा एंट्री होता है, अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाता से। मतलब अभी आवंटन सबसे पहले ना, आवंटन का कौन सा एंट्री होता है, प्राप्य वाला होता है ना। मतलब अभी आवंटन का राशि पहले प्राप्त नहीं हुआ होता है, वो वाला एंट्री करते हैं ना। तो अंश आवंटन खाता क्या होता है, विकलन अंश पूंजी खाता से अंश आवंटन की राशि प्राप्य होने पर। ठीक है, अब इसके अमाउंट देखो क्या बोलते हैं, आवंटन का कितना था जी, 10 रुपये था। आवंटन का मूल्य कितना था, 10 रुपये, और हमारा टोटल अंश कितना है, 10,000। तो 10 रुपये और 10,000 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,00,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, विकलन में भी 1,00,000 आएगा और समाकलन में भी क्या आएगा, 1,00,000 रुपये आएगा। ठीक है, अब आवंटन की राशि जब प्राप्त हो जाएगी तो कौन सा एंट्री होगा, बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाता से, और इसका भी अमाउंट क्या रहेगा, 1,00,000 रुपये, और 1,00,000 रुपये 10 का गुणा वही 10,000 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,00,000 आएगा। ठीक है, अब देखो याचना ना, याचना का कितना था जी, 5 रुपये याचना पर, है ना। तो याचना का सबसे पहला एंट्री क्या होता है, याचना खाता विकलन अंश पूंजी खाता से अंश याचना की राशि प्राप्त होने पर। मतलब अभी याचना आपने किया है, याचना से राशि प्राप्त होने वाला है, लेकिन अभी तक के हुआ नहीं है, तो उसके लिए कौन सा एंट्री होता है अंश याचना खाता
विकलन अंश पूंजी खाता से, ठीक है। और जब याचना की राशि प्राप्त हो जाता है तो कौन सा एंट्री होता है, बैंक खाता विकलन अंश याचना खाता से, अंश याचना की राशि प्राप्त होने पर। तो देखो आपको जो याचना है, याचना का अमाउंट कितना है जी, मतलब याचना का मूल्य कितना दिया, 5 रुपये दिया है, और अंश कितना दिया है, 10,000 रुपये। तो कितना हो जाएगा, मतलब 50,000 हो जाएगा। 5 और 10,000 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 50,000। तो याचना का भी अमाउंट कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 50,000 और समकलन में भी कितना आ जाएगा, 50,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो आया क्वेश्चन समझ। तो आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आए, पसंद में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।